पीएससी की जो आज ये एक अनाउंसमेंट आई है रिलेटेड टू आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर पोस्ट, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 16/2024। तो जिसके हमने देखा था 805 वैकेंसी आई थी आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए अंडर हरियाणा पीएससी। तो उसका आज पूरा यहाँ पे किस टाइप का आपका एग्जाम का शेड्यूल रहेगा, क्या पैटर्न है और किस फेजेस में एग्जाम होंगे, वो सारा मेंशन किया गया है। अगर शॉर्ट में बात करें तो 3 फेजेस यहाँ पे बता दिए गए हैं। पहले फेज में क्या होगा, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट फेज में आपका सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट दिया जाएगा, सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट जिसका सब्जेक्टिव ही आपका पैटर्न रहेगा। और थर्ड फेज में यहाँ पे इंटरव्यू कवर होगा। तो 3 फेज में आपका इस एग्जाम का असेसमेंट होने वाला है। इस एग्जाम का पैटर्न बनाया है, पहला स्क्रीनिंग, देन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, देन इंटरव्यू। और उसमें भी मेंशन किया गया है कि जो मेन आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी या मेन जो सिलेक्शन होगा वो किसके बेस पर होगा, वो होगा सब्जेक्ट नॉलेज बेस के 87.5 यहाँ पे 0.5% उसमें कंसिडर होगी। और इंटरव्यू के लिए कहा गया है कि 12.5% ये जो है इतनी वैल्यू वहां पे कंसिडर होगी। तो इन दोनों को मानकर ही वहां पे बनेगी एक हमारी मेरिट लिस्ट। सबसे पहले जो स्क्रीनिंग टेस्ट मेंशन किया गया है उसमें कहा है आपका एग्जाम होगा 22। तो एग्जैक्टली अगर लगभग आपके पास देखे तो 2 मंथ्स का अप्रोक्सीमेटली टाइम है, जिसमें आप इजीली पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो अगर आप डेडिकेटेडली इसके लिए पढ़ाई करें। देन इसमें मेंशन किया है कि आपका एमसीक्यू बेस्ड जो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, जो पहला फेज है स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें एमसीक्यू बेस्ड 100 मार्क 100 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा, तो 100 मार्क्स कंसिडर होंगे। इसमें 120 मिनट आपको मिल रहे हैं इस एग्जाम को देने के लिए। सभी मार्क्स में इक्वल, सभी क्वेश्चन में इक्वल मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन जो है कंसिडर होता है 1 मार्क्स। और वहां पे आपका ये थोड़ा नया है, इस एग्जाम पैटर्न में आप देखोगे तो एक नई चीज ऐड की है, ऑप्शन दिए जाएंगे 1 2 3 4 5। जो 5 ऑप्शन होगा वो आपको बता रहा है कि आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। इट मीन्स अगर आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ते हैं तो वो ऑप्शन फिफ्थ दिया जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको छोड़ना है, ये पॉइंट हमेशा माइंड में याद रखना एग्जाम देते हुए, कि आपको 5th पॉइंट टिक करना होगा अगर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेंशन किया गया है कि आपके 1/4 मार्क्स कट हो जाएंगे। इसीलिए आप याद रखिए कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना चाहेंगे तो आपको वो 5th जो ऑप्शन है उसको टिक करना होगा। देन 1/4 नेगेटिव मार्किंग मेंशन की गई है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद इन अ केस अ कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, मतलब जिनको अटेम्प्ट नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन, तब उनको ये 5th ऑप्शन टिक करना ही होगा। अगर आपने 5th ऑप्शन को टिक नहीं किया तो आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस चीज का तो खाली बहुत आपको सिंसियरली ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट बताया गया है कि अगर मान लो आपने कोई भी ऐसे कई क्वेश्चंस को आपने छोड़ दिया जिसमें अटेम्प्ट भी नहीं किया और 5th ऑप्शन को भी टिक नहीं किया, अगर मोर देन 10%, मतलब 10 क्वेश्चन से ज्यादा आपने ऐसे क्वेश्चन अपने छोड़ दिए हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। इट मीन्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं कर रहे तो आपको 5th पॉइंट को अनअटेम्प्टेड वो टिक करना होगा। क्लियर? एग्जाम का मीडियम इंग्लिश और हिंदी रहेगा, ये मेंशन किया गया है। और फर्स्ट जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें आपको 25% मार्क्स सबको सिक्योर ही करने होंगे इसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो मिनिमम इन्होंने बताया गया है कि 25% मार्क्स सिक्योर करना ही जरूरी है। देन कैंडिडेट 4 टाइम द नंबर, मतलब आपको जो जितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बताई गई थी, जैसे अदर्स के लिए 427 था, और जो अलग अलग कैंडिडेट्स बताए गए हैं चाहे वो अदर कैटेगरीज के हैं, जो एक्स सर्विसमैन है, तो उन सब कैटेगरी के बेस पर ही 4 गुना जो है कैंडिडेट्स को नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा। तो वो इन्होंने मेरिट बेस पर वो डिसाइड करेंगे। देन और साथ में जो अदर कैटेगरी बताई हैं उनकी भी मिनिमम इन्होंने कट ऑफ मार्क्स मतलब सभी कैटेगरी के लिए इन्होंने मिनिमम कट ऑफ मार्क्स बता दिए हैं, 25% सबके लिए नेसेसरी है। देन जो भी कैंडिडेट है इनसे ज्यादा मतलब काउंट करता है तो फाइन, मतलब अगर जो कैंडिडेट है जिनको नेक्स्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाता है
तो बस ये क्वालिफाइंग टेस्ट है, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग टेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, आपको बाकी जो अदर 2 स्टेप हैं उनको भी क्लियर करना होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि पहला जो पॉइंट बताया है, आप जब उसे क्वालिफाई करते हो देन ही आप नेक्स्ट पॉइंट के लिए प्रोसीड कर सकते हो। और पहले पॉइंट में क्वालिफाई कर लेने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरिट लिस्ट के लिए या मेन लिस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए हो। ठीक है, देन तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। अगर आपने 25% से ज्यादा मार्क्स ले आए हैं पहले टेस्ट में, स्क्रीनिंग टेस्ट में जो ऑब्जेक्टिव टाइप था, देन आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है जो कि होगा सब्जेक्टिव टाइप का। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से फोकस कर रही थी कि आप जो तैयारी करोगे आपका दोनों तरह का माइंड होना चाहिए, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो लास्ट में मैं इसके कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी कैसे आप पहले से ही अभी साथ साथ आपकी जो 2 मंथ की प्रिपरेशन रहेगी उसमें आप दोनों तरह के एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहे। अब यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा वो 3 आवर्स का मेंशन किया गया है, उसकी ड्यूरेशन 3 आवर्स है, तो काफी अच्छा टाइम आपको मिल रहा है। इंग्लिश हिंदी दोनों ही इसमें मीडियम मेंशन किया गया है, और इसका टोटल मार्क्स मेंशन कर रहे हैं 150। तो एग्जैक्ट किस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न रहेंगे कि वो 5-5 मार्क्स के होंगे, 10-10 मार्क्स के होंगे, या 15 मार्क्स के 10 होंगे, ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था एनआईए पंचकुला के लेक्चरशिप के लिए, तो वहां पे भी इस तरह का जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पहले अपनाया गया था, देन सब्जेक्टिव पैटर्न था। तो वहां पे भी जो है 10-10 मार्क्स के, 15-15 मार्क्स के, इस तरह के जो है क्वेश्चन डिवाइड हुए थे। तो मे बी वैसे ही टाइप का पैटर्न अपनाया जा सकता है। देन पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप। तो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये होगा सब्जेक्टिव। यहाँ पे आपको पूरा क्लियरली मेंशन करनी होंगी चीजें, अपने टॉपिक्स। देन इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया माना गया है 35% मार्क्स। स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारे 25% मेंशन किए गए थे, लेकिन इसमें 35% मेंशन किए गए हैं। देन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू विल बी ट्वाइस टाइम्स। जैसे पहले में हमारी जो 805 सीट्स थी, तो उसके 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यहाँ मेंशन किया गया था कि जितने भी सिक्योर करेंगे, मतलब क्वालिफाई होंगे, उनमें से टोटल सीट्स के 4 गुना, तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग 4 गुना बुलाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जब वो सब्जेक्टिव के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो इन जितने भी कैंडिडेट जो मेंशन मतलब है हमारे 805, तो उनके दोगुने ही बुलाए जाएंगे। ठीक है, हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग ट्वाइस अ टाइम्स वहां पे नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। द वेटेज ऑफ द सेकेंड स्टेज इज 87.5%। तो एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, कई बार स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए, या इंटरव्यू में कुछ अप्रोच होती है, इस तरह की कई चीजें होती है सबके माइंड में, आई नो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत पॉइंट इन्होंने बहुत वैलिड और एक अच्छा पॉइंट मैं कहूंगी रखा है, कि जो पहले ही फिक्स कर दिया गया कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसका 87.5%, बहुत ही अच्छा इन्होंने एक कट ऑफ बता दिया है, वो आपका कंसिडर होगा। ठीक है, वो उसकी वेटेज इन्होंने बहुत अच्छी बता दी है, मतलब आपको सब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छे से तैयार रहना है। देन इंटरव्यू जो होगा उसकी वेटेज रहेगी 12.5%, वहां पे जितने भी आपके मार्क्स सिक्योर होंगे, इन दोनों को ऐड कर कर ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, आपके सब्जेक्टिव टेस्ट में कितने मार्क्स हुए हैं उसका 87.5%, अलॉन्ग विद इंटरव्यू का जो 12.5%। तो काफी ज्यादा वेटेज दी गई है आपके सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पे पूरा आपका पैटर्न आ गया है। अब तक सभी डाउट में थे एग्जाम कब होगा, कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो अब मेरी स्ट्रेटेजी हमारी क्या रही है पहले से ही, कि आपको दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है, आइदर इट इज सब्जेक्टिव आइदर इट इज ऑब्जेक्टिव। आपने अब तक की जो क्लासेस अटेंड की उसमें हमने देखा कि हमारे जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं पूरा ही सिलेबस कवर करेंगे, उसमें सम्यताएं भी और सब्जेक्ट भी। जैसा आपका पूरा जो सिलेबस मेंशन किया गया है, लास्ट आपका जो हमने डिस्कस किया था पूरा सिलेबस, उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग सारा शेड्यूल कवर होगा, उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने अपनी टेस्ट सीरीज रखी है। टेस्ट सीरीज जो अभी चल रही है वो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की है, लेकिन जब आपका 22 सितंबर को टेस्ट हो जाएगा तब हम सब्जेक्टिव टाइप के भी, आपकी जो मैंने कहा था जो हरियाणा की मेन यूनिवर्सिटीज है उनके क्वेश्चन पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि आपको लिखना कैसे है या किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, अब मेन क्या चीज है, अभी आपको कंफ्यूजन होगी कि आपको पढ़ा किस तरह करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव पढ़े या सब्जेक्टिव। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे मैं ये एडवाइस करना चाहूंगी, जैसे आप उसके लिए दोनों ही तरह से प्रिपेयर कैसे हो पाएंगे, जब उसको आप
सबकॉन्शियस अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी में बिठा पाए, उसके लिए एक फिनोमेना होता है रिकॉल फिनोमेना, जिसे फॉलो करने से आप दोनों के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। रिकॉल फिनोमेना में आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, उसको दोबारा रिकॉल कीजिए। मेनली हमारा क्या माइंडसेट होता है, हमने एक चैप्टर पढ़ा, हम चाहते हैं चलो जल्दी से सेकंड सेकंड स्टार्ट करते हैं, या चलो इसके क्वेश्चन लगा लेते हैं। लेकिन आपको ब्रेक लेना है 5 to 10 मिनट्स का, आपको रिकॉल स्ट्रेटेजी अपनानी है। जैसे अगर हमने चरक सूत्र 1 पढ़ा, तो चरक सूत्र 1 पढ़ने के बाद आप बुक बंद करेंगे, उसके बारे में पूरा सोचेंगे कि हाँ, चैप्टर का नाम दीर्घम जीवितम अध्याय था, उसमें स्टार्टिंग में ही जो है पहले किस प्रकार से त्रिदंड आयुर्वेद का वर्णन किया है, पहले ही श्लोक में 8 पाद है उनका वर्णन किया गया है। देन त्रिदंड आयुर्वेद का, देन कैसे आयुर्वेद के अवतरण का वर्णन किया गया है, उसमें कितने ऋषि आए थे। देन उसके बाद जो है हमारे कार्य कारण द्रव्य बताए हैं, नव कारण द्रव्य बताए हैं। फिर उसके बाद षड पदार्थ बताए हैं, सामान्यम च विशेषण च गुणा द्रव्याणि कर्म च। फिर उन सबकी डेफिनेशन बताई है, सामान्य विशेष सिद्धांत बताए गए हैं, द्रव्य बताए हैं, द्रव्य के प्रकार बताए हैं। फिर गुण बताया है, गुण को बहुत डिवीजन में पूरा बता दिया है, किस प्रकार के आध्यात्मिक गुण है, गुणवादी गुण है, परादी गुण है, और विशेषिक गुण है, मतलब इंद्रिय गुण के लिए वो पूरा वहां बता दिया गया है विद नंबर्स। फिर कर्म की डेफिनेशन है, फिर किस प्रकार से वहां पे समवाय का वर्णन है, अपृथक भाव से कोरिलेट किया गया है। देन उसके बाद जो है हमने देखा कि 5 जो है महास्नेह, 5 प्रकार के लवण का वर्णन किया है, 4 प्रकार के महास्नेह का वर्णन किया गया है। उसके बाद कैसे मूलिनी फलिनी द्रव्य हैं, उसका हमने पूरा चार्ट फॉर्म में कवर किया था कि मूलिनी फलिनी द्रव्य में कौन से कर्म के लिए कितने द्रव्य बताए गए हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है। फिर दुग्ध के गुण बताए हैं, फिर मूत्र के गुण बताए गए हैं, फिर मूत्र के जो जितने सारे भेद हैं उनके अलग अलग गुण कर्म बता दिए गए हैं। तो आपको बुक बंद करके बस पूरा रिकॉल करना है। ऐसे ही सेकेंड चैप्टर, तो इसमें आपको थोड़ा मन नहीं करता, मन करता है ब्रेक ले लिया जाए, चलो अब कुछ कर लिया जाए, लेकिन नहीं, आपको तभी की तभी बुक बंद करके, आपको ये दोनों में हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो सब्जेक्टिव एग्जाम है चाहे ऑब्जेक्टिव है। आप कोई भी एग्जाम के लिए, आयुर्वेद एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो दोनों में इस तरह की स्ट्रेटेजी आपको हेल्पफुल रहेगी। दूसरा, क्या आपको फॉलो करना है, तो टेस्ट शेड्यूल जो हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करते रहिए। इसमें लास्ट में अभी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो जो टेस्ट शेड्यूल अभी हमारा चल रहा है उसको ही पूरा गो थ्रू कीजिए। इस पैटर्न में क्या है, आपका सारा सिलेबस, सारी मूल संहिता, क्योंकि क्वेश्चन पूरा आपके सिलेबस में सारी संहिता का भी बता दिया है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक लेक्चर में कि सारी संहिताएं या फिर मेन मेन पॉइंट्स आपके सारे इंक्लूड हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन सीरीज के अकॉर्डिंग ही आप प्रिपेयर कीजिए। और यहाँ पे भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपका वीक है, तो हमारे क्वेश्चन बैंक में सभी क्वेश्चन बैंक में चैप्टर के अकॉर्डिंग भी, स्थान के अकॉर्डिंग भी, संहिता के अकॉर्डिंग स्थान, चैप्टर और जितने सब्जेक्ट हैं सबके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बैंक है, आप उसे भी साथ साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर वीकेंड पर जो आपका टेस्ट रहेगा उसके लिए प्रिपेयर रहिए। लेकिन यहाँ पे तो चलो हमने ये स्ट्रेटेजी रखी है, फिर भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जिनका पीछे का पोर्शन रह गया है। तो आपको क्या करना होगा, एक पूरे दिन को डिवाइड करके पैटर्न फॉलो करना होगा। तो डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं, तो अर्ली मॉर्निंग उठ के पहले ही फिक्स कर लो। जैसे अभी हमारा जो टेस्ट होगा उसमें हमारा कवर करने वाले हैं, बता रहे हैं अभी जो हमारा टेस्ट शेड्यूल है। पदार्थ हो गया। हाँ, उसमें हमने देखा है कि हमारा निदान, विमान और पदार्थ और इतिहास कवर होगा। उसमें आपको कैसे प्रिपेयर रहना है कि अपना फिक्स कर लीजिए डिवाइड, कि मॉर्निंग में 3 घंटे आपको लगातार लेकर संहिता पढ़नी है। ठीक है, पूरे दिन ये मत सोचो कि आज पूरे दिन मैं निदान ही पढ़ूंगी या पूरे दिन विमान, नहीं, फिक्स कर लो कि 3 ही घंटे हैं, उसी में कवर करना है। तो पहले दिन अगर आप 3 चैप्टर भी कवर कर सकते हो, 8 ही चैप्टर हैं, तो आपने एक दिन 3 कर लिए, फिर अगले दिन वही 3 घंटे में आपने 3 कवर कर लिए, फिर आपका जो अगर 1-2 बचे हैं उसको नेक्स्ट डे पे कवर कर लिए। 3 दिन में सुबह सुबह के टाइम में निदान पूरा हो गया। ऐसे ही दिन के टाइम में आप बेटर कोशिश करो कि आप क्वेश्चन पेपर लगाने का भी अपना पैटर्न रखो, कि आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ऐप से क्वेश्चन लगाना है, उसका शेड्यूल फिक्स रखो। और ऐसे ही फिर इवनिंग के टाइम में, दिन के टाइम में अपने 3 आवर फिक्स कर लो कि आपको किसी सब्जेक्ट को देने हैं। ऐसे ही फिक्स कर लो कि 3 दिन आप इतिहास कवर कर रहे हो, फिर 3 दिन आप पदार्थ विज्ञान उस फिक्स टाइम में कवर कर रहे हो, फिर शाम को जो है आपने अपना विमान स्थान का टाइम रख लिया। तो ऐसे वीकली जो आपने 6 दिन रखे हैं 7वें दिन टेस्ट के लिए, उसमें आप कवर कर लोगे, है ना। लेकिन अगर जिनका प्रीवियस वाला भी पोर्शन रह गया है और अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो डोंट वरी, आप इसी तरह टाइम को डिवाइड कर सकते हो। जैसे चरक सूत्र पूरे हो गए हैं 30, तो आप एक हफ्ते का टाइम रखो कि आपको डेली सुबह 3 घंटे लगातार चरक पढ़नी है, उसी में 3 में सूत्र पूरे करने हैं। तो 3-3 चैप्टर या 4-4 चैप्टर को डिवाइड करके ऐसा पूरा मॉर्निंग का रख लीजिए, कि वो जो टाइम है वो स्टिपुलेटेड है, जो प्रीवियस हो चुका है उसको कवर करने के लिए। फिर उसका टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, एक बार मुझे भी बता
बता दीजिए कि आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है, और या फिर कोई भी ऐसी परेशानी लगे तो डिस्कस कीजिए। जैसा भी होगा आपका, कोई भी परेशानी लगे जैसे आप एक मैसेज या कॉल कर दीजिए, मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग हम अपना टाइम को वाइंड अप करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करेंगे। तो रेडी है आप सभी अपने एग्जाम के लिए? सबसे अच्छी बात, तो आई नो थोड़ा टेंस भी हो गया, आप थोड़ा परेशान हो गए कि एग्जाम आ गया है, जो है इतना सारा जॉब भी है या बच्चे भी हैं या कैसे कैसे सब मैनेज करना होगा। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है। 805 सीट वो बहुत बड़ी है, इतने सालों बाद, पूरा एक डिकेड के बाद एक आपको पोस्ट मिल रही है आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की, हरियाणा में आई है, तो पहले ही खुद में बड़ी बात है। जो शॉर्ट टाइम है वो सबके लिए ही कम टाइम है, किसी के लिए अलग नहीं है, सबको बहुत उतना स्टिपुलेटेड टाइम मिला है। जरूरी होती है स्ट्रेटेजी, आपका खुद की मेंटालिटी और एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड कैसा है। कुछ इस तरह से भी डॉक्टर से बात हुई जो बिल्कुल परेशानी की, नहीं नहीं टाइम ही नहीं है या आदत नहीं है, 10 साल हो गए पड़े हुए। लेकिन इस तरह से मेरी डॉक्टर से बात हुई जिन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पोस्ट आई है, बस पोस्ट निकलनी जरूरी थी, हम कर लेंगे। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह का एटीट्यूड अपनाना चाहते हो। आइदर यू आर थिंकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, आइदर यू आर थिंकिंग अबाउट इन अ पॉजिटिव वे कि पोस्ट आई है, मुझे लेनी है, मुझे एक ही पोस्ट चाहिए, मुझे एक ही सीट चाहिए, मैं निकाल के रहूंगा या रहूंगी। तो ये दो तरह के एटीट्यूड, आपको किसको चूज करना है, इट्स टोटली अप टू यू। दूसरा, एक तो दो चीजें बहुत डायलेमा में रहती है कि पोस्ट निकली है तो कहीं इसका पॉलिटिकल व्यू तो नहीं है, ये कुछ कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, एग्जाम कितने सालों में होगा, क्योंकि डीओ का पोस्ट जो लास्ट ईयर आई थी उसका एग्जाम इस साल हो रहा है। तो आपका एग्जाम भी अनाउंस हो चुका है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि सब चीजें एक रूटीन में फॉलो कर रही है गवर्नमेंट, एक टाइमली जो है चीजें आपको प्रोवाइड कर प्लान कर रही है। और आपको जल्दी ही, अगर इतना सब कुछ फास्ट वे में हो रहा है, तो जल्दी आपकी पोस्टिंग भी आ जाएगी। तो एक अच्छे फ्यूचर के लिए और एक अच्छे अपने जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर रहिए। और अच्छा मौका है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गिव योर बेस्ट और जितना हो सके अपना 100 और 200% देकर इसके लिए प्रिपेयर कीजिए।